गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी देखने वालों का हमारे यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाय शर्मा जी पर हार्दिक अभिनंदन है। उम्मीद करता हूँ आज आप सभी मेरे लेक्चर का इंतज़ार कर रहे होंगे। कल केमिकल काइनेटिक्स की जो वीडियो मैंने आपके सामने पब्लिश की थी उसको आप लोगों ने देखा, पसंद किया, मुझे लाइक भी किया। आपके इस तरह से वीडियो देखने और उस पर कमेंट्स करने, साथ ही साथ लाइक देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले एक लाइन को बोल करके मैं आप सभी का आत्मविश्वास, आपका हौसला बढ़ाऊंगा। वो लाइन किस तरह से है बच्चों? वो लाइन है कि खोल दो पंख मेरे। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, सही बच्चों को अच्छा लगेगा। खोल दो पंख मेरे, अभी और उड़ान बाकी है। जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। और लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी ना समझो। जितनी गहराई अंदर है, बाहर उतना तूफान बाकी है। बाहर उतना तूफान बाकी है। अर्थात हम सभी को अभी स्टार्टिंग ही है हम लोगों की। हम सभी लोग अपने सिलेबस को कंटिन्यू करते हुए इसको बहुत जल्द अंतिम छोर तक ले जाने के लिए प्रयासरत हैं। आप सभी को केवल इतना करना है कि मेरी वीडियोज़ के माध्यम से मैं जो भी आपको नोट्स प्रोवाइड करूं, जो भी लेक्चर प्रोवाइड करूं, बच्चों आप उन सभी को अपनी कॉपी पर डे बाय डे के अनुसार एक बहुत ही बेहतरीन क्रम में अगर आप लगाएंगे तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं न केवल आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार होगा, बल्कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स भी मिलने वाले। इसी के साथ बच्चों मैं आज के लेक्चर की शुरुआत कर रहा हूं और आज का जो अपना मेन टॉपिक है बच्चों, वह अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। और बच्चों गत वर्षों की भांति मैं उम्मीद करता हूं कि इस वर्ष भी इस टॉपिक से कुछ ना कुछ पॉइंट आपके एग्जाम में पूछा जाए। तो कौन कौन सी वो फैक्टर्स रहेंगे, कौन कौन सी वो कारक रहने वाले हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करते हैं, हम लोग एक एक करके उसकी स्टडी करेंगे। और बहुत ही सरल तरीके से मैं आज इस लेक्चर का प्रेजेंटेशन आपके सामने करने वाला हूं। चलिए कॉपी पेन आप लोग ले लीजिएगा और मैं आज के लेक्चर की शुरुआत करता हूं। बच्चों अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों में मैं जो सबसे पहला पॉइंट आपको समझाने जा रहा हूं बच्चों, वह पॉइंट है अभिकारक की सांद्रता। मैं यहां पर लिखता भी हूं कंसंट्रेशन। सबसे पहला पॉइंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन का मतलब बच्चों सांद्रता, रिएक्टेंट का मतलब बच्चों अभिकारक। अर्थात अपना जो पहला पॉइंट है बच्चों वह है अभिकारक की सांद्रता। मैं यहां पर इसको नोट करता हूं, अभिकारक की सांद्रता। अब अभिकारक की सांद्रता अभिक्रिया के वेग को किस प्रकार से बच्चों प्रभावित करेगी, मैं उसके लिए आपको यहाँ पर एक डायग्राम बना करके शो करता हूँ। और उस डायग्राम को आप देखेंगे तो आप अपने आप पहचान लेंगे कि मैं आपके सामने किस बात को कहने वाला हूँ। अभिक्रिया का जो वेग है वो बढ़ेगा अथवा घटेगा, आप स्वयं पहचान सकते हैं। चलिए देखिएगा बच्चों, मैं यहां पर मैंने बच्चों यहां पर एक पात्र यह बनाया, एक पात्र यह हो गया और मैं एक पात्र बच्चों और बना देता हूं। बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट को समझिएगा।
एक पात्र बच्चों मैंने यहां पर बना दिया। अब मेरे पास में दो पात्र हैं। मैं मान लेता हूं बच्चों मेरे पास ये जो पहला वाला पात्र है यहां पर मैं लिखे देता हूं पात्र 1, यह पहला पात्र है और यहां पर बच्चों यह दूसरा पात्र 2। अब मैं इसके अंदर बच्चों रिएक्टेंट को भर देता हूं। देखिएगा मैं यहां पर बच्चों रिएक्टेंट को भर देता हूं, लेकिन रिएक्टेंट की जो मैं मात्रा ले रहा हूं बच्चों वह बहुत सीमित है। ये मैंने मात्रा ले ली, ये इसके अंदर कोई पदार्थ मैंने भर दिया जिसकी मात्रा बहुत कम है, जिसकी मात्रा बहुत सीमित है। तो मैं कह सकता हूं जब पदार्थ की मात्रा कम है, सीमित है, तो बच्चों इसकी जो सांद्रता है वह कम है, अर्थात मैं यहां पर लिखता हूं कम सांद्रण। कम सांद्रण। अब बच्चों मैं एक काम करता हूं, मैं इसके अंदर किसी अन्य पदार्थ को भी मिला देता हूं। आप देखिएगा मैं इसके अंदर किसी अन्य पदार्थ को मिलाता हूं और ये बच्चों अन्य पदार्थ मैंने मिला दिया और इसकी भी मात्रा कैसी है बच्चों? कम है, अर्थात कुल मिलाकर के इस पात्र में जो भी पदार्थ भरा हुआ है बच्चों उसका जो सांद्रण है वो कम है। अब नोटिस कीजिएगा बच्चों एक थ्योरी है कोलिजन थ्योरी, जिसको मैं आगे बताऊंगा, आगे रिपीट करूंगा। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे मैं उस लेक्चर को भी आपके सामने रखूंगा। तो कोलिजन थ्योरी जिसको बच्चों हिंदी में कहते हैं संघट्ट सिद्धांत, संघट्ट सिद्धांत। तो वह कोलिजन थ्योरी या संघट्ट सिद्धांत क्या बताता? वो यह कहता है कि अगर रिएक्टेंट की मात्रा यदि अभिकारक की सांद्रता बच्चों कम है तो उस स्थिति में अभिकारक के जो अणु होते हैं उनके बीच की जो टक्कर है वो कम रहती है। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। यहाँ पर बच्चों जो अभिकारक पदार्थ है उसकी मात्रा कम है, उसका सांद्रण कम है। जब सांद्रण कम है तो इनके जो अणु आपस में टकराएंगे बच्चों उनके टक्कर की भी संभावना कम होगी, उनके बीच की टक्कर कम होगी। इतनी बात समझ में आ गई? क्योंकि टक्कर बच्चों अगर बढ़ेगी तभी अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा। बात समझ में आ गई? लेकिन यहाँ पर क्या है, चूंकि पदार्थ की मात्रा कम है तो पदार्थ के अणु भी कम होंगे और जब पदार्थ के अणु कम होंगे तो उनके बीच की टक्कर भी कम होगी और टक्कर कम होगी तो अभिक्रिया का वेग भी बच्चों कम होगा। बात क्लियर है? अब मैं अगर यहाँ पर कम सांद्रण की बजाय दूसरे वाले पात्र में आप देखिएगा बच्चों, मैं यहाँ पर सांद्रण को बढ़ा देता हूं। यहाँ पर मैंने सांद्रण को बढ़ा दिया, मैं यहाँ पर लिखे भी देता हूं अधिक सांद्रण। एक तरफ कम सांद्रण है, एक तरफ बच्चों अधिक सांद्रण है। और अगर आप इसमें कुछ अन्य चीज मिलाते हैं तो उसकी वजह से बच्चों इसमें सांद्रण और अधिक बढ़ जाएगा, अर्थात पहले जो पदार्थ था वो भी अधिक मात्रा में है और अगर आपने किसी अन्य पदार्थ को भी मिला दिया तो उस स्थिति में इसका सांद्रण और अधिक हो जाएगा। और बच्चों कोलिजन थ्योरी के अनुसार जब अभिकारक पदार्थ की सांद्रता अधिक होगी निश्चित रूप से उनके कणों के बीच में जो टक्कर है उसकी संख्या बढ़ जाएगी और जब टक्कर की संख्या बढ़ेगी बच्चों निश्चित रूप से ये जो अभिक्रिया का वेग है वो बढ़ जाएगा। बात समझ में आ गई? मैंने अपना पूरा पॉइंट यहाँ क्लियर कर दिया कि अभिकारक की सांद्रता अभिक्रिया के वेग को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो अगर अभिकारक की सांद्रता बच्चों कम है
अगर अभिकारक की सांद्रता कम है तो अभिक्रिया का वेग कम होगा, और जैसे जैसे अभिकारक की सांद्रता बढ़ती जाएगी, आप देखिएगा जैसे जैसे अभिकारक की सांद्रता बढ़ती जाएगी बच्चों, वैसे वैसे अभिक्रिया का जो वेग है वो भी बढ़ता जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब आप इसको किसी भी कंडीशन पर भूलेंगे नहीं। बात क्लियर हो गई। चलिए मैं दूसरे पॉइंट की बात करता हूं। दूसरा बच्चों जो हमारे पास अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों में जो दूसरा पॉइंट है बच्चों, वह दाब, वह प्रेशर है। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि यह कंडीशन तभी लागू होगी, यह जो दाब की कंडीशन है यह तभी लागू होगी जब अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो रिएक्टेंट हैं, जो अभिकारक हैं बच्चों, वो गैसीय अवस्था में हो। बात क्लियर होगी। यह कंडीशन दाब का जो मैं बताने वाला हूं यह तभी लागू होगा जब अभिकारक, जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक हैं बच्चों, वह किस अवस्था में होने चाहिए बच्चों, वो गैसीय अवस्था में होने चाहिए। किस अवस्था में? गैसीय अवस्था में। इतनी बात समझ में आ गई। प्रत्येक फैक्टर के कुछ ना कुछ कंडीशन है, तो कंडीशन के टर्म भी आपको ध्यान में रखनी है। चलिए मैं आगे बात करता हूं दाब की। फिर से एक बार सुनिएगा, यह दाब की कंडीशन तभी लागू होगी जब अभिकारक किस अवस्था में होंगे बच्चों, गैसीय अवस्था में होंगे। चलिए अब आगे बात करता हूं। जब गैसीय अवस्था में होंगे, अब मैं इसको भी एक डायग्राम को बना करके आपके सामने बताता हूं और फिर आप समझिएगा कि दाब किस प्रकार से अपना प्रभाव डालेगी अभिक्रिया के वेग पर। देखिए बच्चों, मैं यहां पर एक डिजाइन ड्रॉ कर रहा हूं। ये देखिए बच्चों, मैंने एक गोलाकार आकृति बनाई। मेरे पास एक गोलाकार आकृति बच्चों मैंने बनाई। आप चाहें तो किसी भी प्रकार की आकृति को ले सकते हैं, जैसा आप उचित समझें। मैंने यहाँ पर एक गोलाकार आकृति को ड्रॉ किया है। अब आप देखिएगा बच्चों, मैं इसके अंदर गैसीय रूप में अभिकारक को भर देता हूं। इसके अंदर बच्चों मैंने अभिकारक को भर दिया। क्या भरा हुआ है इसके अंदर? अभिकारक भरे। यह मैंने इसके अंदर अभिकारक भर दिया। अभिकारक किस रूप में होने चाहिए ये अपने को ध्यान में रखना है। अभिकारक बच्चों गैसीय अवस्था में होने चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई। यह गोलाकार आकृति अपने पास है, इसमें अभिकारक भरा है। अभिकारक किस रूप में भरा है? गैसीय अवस्था के रूप में। अब मैं आगे बात करता हूं बच्चों, अगर मैं इस आकृति पर प्रेशर डालूं, इस पर दबाव डालूं, तो जब आप इस पर दबाव डालेंगे उस कंडीशन में ये जो गैसीय अणु हैं, अभिकारक के गैसीय अणु जो आप देख रहे हैं, वे बच्चों सिकुड़ करके कम आयतन में अपने आप चिपक जाएंगे। अर्थात गैस के जो अणु होंगे वह कम आयतन में सिकुड़ जाएंगे। आप देखिएगा किस तरह से। मैं यहाँ पर फिर से एक आकृति को ड्रॉ कर देता हूं और आप देखिएगा, अगर बच्चों मैं प्रेशर डालता हूं तो प्रेशर डालने से होगा क्या? मैंने ऊपर से मान लेता हूं प्रेशर अगर डाला है तो जो कण हैं, जो गैसीय अणु हैं, वो एक दूसरे के बिल्कुल पास में आ जाएंगे और कम आयतन पर अपने को समेट लेंगे। बात क्लियर है? यहां पर पूरे पात्र में, पूरे चित्र में आप देखिएगा अणु घूम रहे हैं, लेकिन जब आप प्रेशर डालेंगे तब बच्चों जो गैस के अणु हैं वो एक कम आयतन में अपने आप को सिकोड़ लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। जब कम आयतन में अपने आप को सिकोड़ लेंगे बच्चों, तो जरा ध्यान दीजिएगा कि जो सांद्रता इसकी तुलना में, इस पूरे पात्र की तुलना में यहां पर देखिएगा सांद्रता में क्या हुई, तो आप बताएंगे कि सांद्रता में बच्चों वृद्धि हुई। सांद्रता में क्या हुई बच्चों?
सांद्रता में वृद्धि हुई। इतनी बात समझ में आ गई। और जब सांद्रता में वृद्धि होगी तो मैं कह सकता हूं कि जब सांद्रता में वृद्धि होगी तब बच्चों यहाँ पर टक्कर की संभावना भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रही है? जब सांद्रता में वृद्धि हुई तब यहाँ पर बच्चों टक्कर की संख्या बढ़ जाएगी, और जब टक्कर की संख्या बढ़ेगी तब बच्चों मैं कह सकता हूं कि अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा। बात समझ में आ गई सबके? अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा। अर्थात अगर आप दाब डालते हैं तो दाब डालने की स्थिति में जो अभिकारक है, जो गैसीय अवस्था में है, वह अपने गैसीय अणुओं को एक कम आयतन में सिकोड़ लेगा, और जब कम आयतन में सिकोड़ लेगा मेरे बच्चों तब सांद्रता में वृद्धि हो जाएगी। और जब सांद्रता में वृद्धि होगी तब बच्चों टक्कर की संख्या बढ़ जाएगी, टक्कर में वृद्धि हो जाएगी, और जब टक्कर में वृद्धि होगी बच्चों तो मैं कह सकता हूं कि अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोनों पॉइंट आपके समझ में आ गए होंगे। चलिए हम तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। बच्चों आज का जो तीसरा फैक्टर्स मैं आपके सामने बताने वाला हूं वह टेम्परेचर है, ताप है। अब यह ताप अभिक्रिया के वेग को किस प्रकार से प्रभावित करेगा मैं उसकी चर्चा करता हूं। सबसे पहले मैं दो बातें बताता हूं इसके पॉइंट के बारे में कि कौन कौन से पॉइंट्स यहां पर आपको इंक्लूड करने हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको वो ध्यान में रखना वो यह है कि मैं जो यहां पर नोट कर रहा हूं उसको आपको ध्यान में रखना। अगर टेम्परेचर को 10 की पावर में बढ़ा दिया जाए या 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो ध्यान रखना बच्चों किसी भी अभिक्रिया का जो वेग है वह 2 गुना हो जाता है। अर्थात 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तब बच्चों उस स्थिति में जो अभिक्रिया का जो वेग है बच्चों वह 2 गुना हो जाता है। यह आपको बहुत ध्यान में रखना, 2 गुना हो जाता है। एक पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट वो यह पॉइंट आप ध्यान में रखें। कोई आपसे पूछ सकता है कि अभिक्रिया का वेग कितना टेम्परेचर बढ़ाने पर 2 गुना हो जाता है, तो आपके सामने आंसर है, आप बता सकते हैं। क्लियर हो गई बात? दूसरी बात मैं बताता हूं कि केवल आयनिक अभिक्रियाओं को छोड़ करके, केवल आयनिक अभिक्रियाओं को छोड़ करके मैं यहां पर लिखे भी देता हूं, केवल और केवल आयनिक अभिक्रियाओं को छोड़कर, आयनिक अभिक्रियाओं को छोड़कर, आयनिक अभिक्रियाओं को छोड़कर, यह दूसरा पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। केवल आयनिक अभिक्रियाओं को छोड़ करके अन्य सभी अभिक्रियाओं का वेग टेम्परेचर के बढ़ने पर बढ़ जाता है। दोनों पॉइंट्स आपने नोट कर लिए होंगे। पहला पॉइंट बच्चों वेग 2 गुना कब होगा, और दूसरी बात बच्चों आयनिक अभिक्रियाओं को छोड़ करके अन्य सभी अभिक्रियाओं का वेग टेम्परेचर के बढ़ने पर बढ़ जाता है। अब मैं इसका रीजन स्पष्ट करता हूं, कारण क्या है मैं इसको रफ किए देता हूं और कारण का जिक्र करता हूं। सपोज कीजिए बच्चों आप एक गाड़ी से जा रहे हैं और उस गाड़ी में 3 सवारी बैठी हुई हैं। धीरे धीरे करके गाड़ी का ड्राइवर सवारी पर सवारी बढ़ाता जाए, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, धीरे धीरे सवारी की संख्या में वृद्धि हो रही। अब उस ड्राइवर ने गाड़ी को एक ऐसे स्थान पर रोक दिया जहां पर प्रकाश बहुत तेजी से पड़ रहा है, धूप सीधे उस गाड़ी की सवारी पर पड़ रही। जब गाड़ी रुकी हुई है, तापमान में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। उस वृद्धि के 2 कारण हैं। एक तो सवारी की संख्या में वृद्धि हुई
और दूसरा बच्चों ताप अपना प्रभाव डाल रहा। तो जैसे ताप ने अपना प्रभाव डाला बच्चों, उस गाड़ी में से एक सवारी, एक पैसेंजर निकल करके खड़ा हो गया। दूसरी सवारी फिर उतरी, वो फिर बाहर चली गई। तीसरी, चौथी, पांचवी, लगातार बच्चों एक एक करके सवारी बाहर निकल रही। जानते हो इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे फैक्टर कौन सा काम कर रहा है? फैक्टर काम कर रहा है टेम्परेचर, तापमान। उस तापमान के कारण जो संख्या थी सवारी की, वे धीरे 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 करके बाहर निकलने लगी। अर्थात टेम्परेचर में वृद्धि होने से, टेम्परेचर में वृद्धि होने से मेरे बच्चों गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल करके अपना आता है कि टेम्परेचर में अगर वृद्धि की जाएगी बच्चों, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, और गतिज ऊर्जा में जब वृद्धि हो जाएगी बच्चों टक्कर की संख्या बढ़ जाएगी। पॉइंट से पॉइंट बच्चों हम लोग यहां पर नोट करेंगे। फिर एक बार देखिएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, टक्कर की संख्या बढ़ेगी, और टक्कर की संख्या बढ़ेगी बच्चों अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। यह अपना पॉइंट निकल करके आया। तापमान बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, टक्कर की संख्या बढ़ेगी, और टक्कर की संख्या मेरे बच्चों जब बढ़ेगी तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि वेग में वृद्धि होगी, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। तो आई होप आपको तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए मैं फोर्थ पॉइंट की ओर चलता हूं कि फोर्थ ऐसा कौन सा फैक्टर है जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करेगा। आज के अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों में जो अपना फोर्थ पॉइंट है बच्चों वह उत्प्रेरक है। अब उत्प्रेरक को लेकर के मैं किस तरह से इस प्रोसेस को कंप्लीट करूंगा आप देखिएगा। बच्चों जब भी कोई अभिक्रिया संपन्न हो रही होती है उस समय अभिकारक को एक एनर्जी वेरिएशन, ऊर्जा अवरोध को पार करना पड़ता है। जो भी अभिकारक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उनको एनर्जी वेरिएशन, ऊर्जा अवरोध को पार करना पड़ता है, और जब वह अभिकारक ऊर्जा अवरोध को बच्चों पार कर लेते हैं तभी अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो पाते हैं। देखिएगा मैं यहां पर ऊर्जा अवरोध को दिखाऊंगा। इस तरह से बच्चों ऊर्जा अवरोध हमारे सामने रहता है, और अभिकारक यहां से शुरुआत होती, किसी भी अभिक्रिया की अगर शुरुआत होती है तो अभिकारक शुरुआत में जैसे ही अभिक्रिया करना प्रारंभ करते हैं और जब अभिकारक इस ऊर्जा अवरोध को पार कर लेंगे, यहां पर मैं अभिकारक को नोट करता हूं, जब अभिकारक इस ऊर्जा अवरोध को पार कर लेंगे तभी बच्चों उत्पाद का निर्माण हो पाता है, अन्यथा की स्थिति में उत्पाद का निर्माण नहीं। मैं यहां पर नोट भी किए देता हूं, यह क्या चीज है? यह बच्चों ऊर्जा अवरोध है, ऊर्जा अवरोध। तो यदि किसी अभिक्रिया में अभिकारक के अणु इस ऊर्जा अवरोध को पार करने में सक्षम रहते हैं तभी बच्चों अभिकारक उत्पाद का निर्माण करेंगे, अन्यथा की स्थिति में अभिकारक उत्पाद का निर्माण नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम लोग कैटलिस्ट को यूज करते हैं, अगर हम लोग उत्प्रेरक को यूज करते हैं तो वो क्या काम करता है बच्चों? यह जो ऊर्जा अवरोध है इसको बच्चों वह कम कर देता है। कैटलिस्ट का वर्क केवल इतना है कि वह अभिकारक के मार्ग में जो यह ऊर्जा अवरोध आ रहा है उसके आकार को कम कर देता है, और जब ऊर्जा अवरोध का यह जो मार्ग आप देख रहे हैं, जब यह मार्ग कम हो जाता है तब बच्चों अभिकारक सीधे इस ऊर्जा अवरोध को पार करके उत्पाद में बदल जाता है।
अर्थात अगर इस कैटालिस्ट की उपस्थिति में यह ऊर्जा अवरोध कम होगा तो निश्चित रूप से बच्चों अभिकारक उत्पाद में बदल जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि कैटालिस्ट का यूज करने से अभिकारक ऊर्जा अवरोध को आसानी से पार कर लेगा और उत्पाद में बदल जाएगा। और जब इस ऊर्जा अवरोध को पार करके उत्पाद को आसानी से बना लेगा तो मैं कह सकता हूं कि अभिक्रिया का जो वेग है बच्चों वह निश्चित रूप से बढ़ जाएगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट अभिक्रिया का वेग किस प्रकार से परिवर्तित होगा, तो बच्चों इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इंक्रीज। उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। कोई कारण पूछे क्यों, तो उत्प्रेरक की उपस्थिति ऊर्जा अवरोध को कम कर देती है और जब ऊर्जा अवरोध को कम कर देगी तो अभिकारक आसानी से उत्पाद में बदल जाएगा। और एक कंडीशन में फिर बता दूं, जब तक अभिकारक, एक बार फिर रिपीट करता हूं, जब तक यह अभिकारक ऊर्जा अवरोध को पार नहीं करेगा तब तक बच्चों अभिकारक उत्पाद का निर्माण नहीं कर पाएगा। यह कंडीशन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया कि भाई कौन सी कंडीशन है जिसमें अभिकारक उत्पाद का निर्माण करने में समर्थ होगा। तो कंडीशन यही रहती है, अगर अभिकारक इस ऊर्जा अवरोध को पार कर लेगा तभी बच्चों यह अभिकारक उत्पाद में बदलेगा, अन्यथा की स्थिति में अभिकारक के द्वारा उत्पाद का निर्माण किया जाना संभव नहीं। चलिए मैं अगले पॉइंट का, अब यहाँ पर एक कंडीशन और भी है। वो कंडीशन यह है कि यह जो उत्प्रेरक होता है वह दो पार्ट में डिवाइड रहता है। जो बच्चों पहला पॉइंट है वो कहलाता है पॉजिटिव कैटालिस्ट और दूसरा बच्चों पॉइंट अपना रहता है निगेटिव कैटालिस्ट। तो ये दो पॉइंट अपने रहने वाले हैं, एक पॉजिटिव कैटालिस्ट और दूसरा बच्चों निगेटिव कैटालिस्ट। तो दो भागों में बच्चों कैटालिस्ट को बांटा गया है, जिनमें से एक पॉजिटिव कैटालिस्ट कहलाता है और दूसरा बच्चों निगेटिव कैटालिस्ट। अब पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या करता है मैं उसकी बात करता हूं। जैसे कहीं पर बच्चों मान लेता हूं आग लगी है, कहीं पर आग जल रही है और उस आग में अगर आप मिट्टी का तेल डालते हैं, आग में मिट्टी का तेल डालते, पेट्रोल डालते, कोई भी ऐसी चीज जो उस आग को और तेज कर सकती है, तो ऐसे कैटालिस्ट जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, ऐसे कैटालिस्ट जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं वह पॉजिटिव कैटालिस्ट कहलाते हैं। और वहीं दूसरी ओर अगर इस आग में बच्चों पानी को डाल दिया जाए, अगर हम लोग आग में पानी को डाल देंगे तो पानी उस आग को बुझा देगी। अर्थात ऐसे कैटालिस्ट जो अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं या फिर अभिक्रिया के वेग को रोक देते हैं बच्चों, ऐसे कैटालिस्ट निगेटिव कैटालिस्ट या ऋणात्मक कैटालिस्ट कहलाते। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो तात्पर्य बच्चों यह है कि अगर हम लोग धनात्मक कैटालिस्ट का यूज करते हैं तो यह धनात्मक कैटालिस्ट अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देगा, और यदि हम लोग नेगेटिव कैटालिस्ट का यूज करेंगे तब बच्चों यह नेगेटिव कैटालिस्ट अभिक्रिया के वेग को बच्चों कम कर देगा। तो आई होप आपको कैटालिस्ट समझ में आ गया होगा कि कैटालिस्ट अगर धनात्मक है तो वह अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएगा और अगर कैटालिस्ट ऋणात्मक है तो वह अभिक्रिया के वेग को कम कर देगा। बच्चों इस अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों में हम लोग जो पांचवा कारक पढ़ेंगे अभिकारक की प्रकृति। अब यह अभिकारक की प्रकृति अभिक्रिया के वेग को किस प्रकार से प्रभावित करेगी हम लोग उसकी बात करेंगे। बच्चों मैं अभिकारक के रूप में तीनों अवस्थाओं की बात करता हूं। सबसे पहले मैं ठोस अवस्था को ले लेता हूं, उसके पश्चात द्रव अवस्था की बात करूंगा और फिर सबसे लास्ट में बच्चों मैं गैसीय अवस्था की बात करूंगा। अब
किस प्रकार की प्रकृति होनी चाहिए अभिकारक की कि वह अभिक्रिया के वेग को बढ़ाए अथवा घटाए, हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। अगर बच्चों में अभिकारक को ठोस रूप में ले पाऊं, एक एक बात को आप समझने का प्रयास करना। अगर मैं अभिकारक को ठोस रूप में लेता हूं, तब बच्चों क्या ठोस के रूप में अगर अभिकारक में प्रयुक्त करूं, तब अभिकारक के अणु क्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के गति करने में समर्थ होंगे? तो बच्चों आपका आंसर आएगा नहीं। ठोस के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के गति करने में समर्थ नहीं होते। दूसरी बात बच्चों, जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के गति करने में समर्थ नहीं होंगे, तब बच्चों उस स्थिति में उन अणुओं के बीच में टक्कर नहीं होगी। और जब बच्चों टक्कर नहीं होगी, तब कॉलिजन थ्योरी के अनुसार, संघट्ट सिद्धांत के अनुसार, यदि अभिकारक अणुओं के बीच में टक्कर नहीं होती है, तो उस स्थिति में अभिक्रिया का वेग शून्य हो जाता। अब आप ध्यान दीजिए, जब ठोस के अणु गति नहीं कर सकते, गति न कर पाने के कारण बच्चों इनके अणुओं के बीच टक्कर नहीं होगी, और जब टक्कर नहीं होगी तो अभिक्रिया का वेग बच्चों शून्य हो जाएगा। अगर बच्चों मैं द्रव की बात करूं, तो द्रव में ठोस की अपेक्षा अणु कुछ सीमा तक, कुछ निश्चित सीमा तक गति करने में समर्थ होते हैं। मैं कह सकता हूं कि अभिक्रिया का वेग द्रव अवस्था में ठोस की अपेक्षा ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ठोस में अणु गति करने में समर्थ नहीं होते, जबकि द्रव अवस्था में कण कुछ निश्चित सीमा तक एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के गति करने में समर्थ होते हैं। इसका तात्पर्य हुआ कि ठोस से कहीं अच्छा रिस्पांस हमें तब प्राप्त होगा जब अभिकारक किस अवस्था में होगा? द्रव अवस्था में होगा। और अगर बच्चों में गैसीय अवस्था के रूप में मैं अभिकारक को प्रयुक्त करता हूं, तो गैसीय अवस्था में यदि आपका अभिकारक है, तो अभिकारक अणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित रूप से जाने के लिए स्वतंत्र है। और जब गैसीय अवस्था के रूप में अभिकारक को लेंगे, अभिकारक के अणु गति करने में समर्थ होंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में समर्थ होंगे, और जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे तो वो टकराएंगे। जब टकराएंगे तो कॉलिजन सिद्धांत के अनुसार यदि टक्कर की संख्या बढ़ेगी, उस स्थिति में अभिक्रिया का वेग भी बच्चों बढ़ जाएगा। अब आप तीनों की तुलना कीजिए कि अपने को ठोस अवस्था में अभिकारक प्रयुक्त करना है, द्रव अवस्था में अभिकारक प्रयुक्त करना है, अथवा गैस अवस्था में अभिकारक प्रयुक्त करना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस अवस्था में अभिकारक को प्रयुक्त करने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा, तो ठोस अवस्था में गति नहीं होती, इसका मतलब अभिक्रिया का वेग शून्य रहेगा। कुछ सीमा तक द्रव के कण गति करने में समर्थ होते हैं, इसका मतलब ठोस से कहीं ज्यादा अभिक्रिया का वेग द्रव अवस्था में होगा। और सबसे ज्यादा वेग बच्चों गैसीय अवस्था में अगर हम अभिकारक को प्रयुक्त करेंगे, तो गैसीय अवस्था में अभिक्रिया का वेग सर्वाधिक होगा, क्योंकि इस अवस्था में गैस के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जा सकते हैं, एक दूसरे से टकरा सकते हैं, और जब टक्कर बच्चों रहेगी निश्चित रूप से अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। तो मैं यहाँ पर बच्चों अगर अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने के आधार पर इन तीनों अवस्थाओं की बात करूं, तो अवस्था कुछ इस प्रकार से लिखी जाएगी। सबसे पहले गैसीय अवस्था, उसके पश्चात बच्चों द्रवीय अवस्था, और फिर लास्ट में बच्चों हम लोग ठोस अवस्था की बात करेंगे। किस अवस्था में अभिकारक को लेने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, तो सबसे ज्यादा बच्चों वेग बढ़ेगा गैसीय अवस्था में अगर आप अभिकारक को लेते हैं, उसके पश्चात द्रवीय अवस्था में, और सबसे लास्ट में बच्चों ठोस अवस्था में। तो आई होप आपको ये सारी बातें स्पष्ट हो गई होंगी। मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ। आज का जो सबसे लास्ट फैक्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं वह अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल है।
अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल अभिक्रिया के वेग को किस प्रकार से प्रभावित करता है, चलिए हम लोग उसका जिक्र करते हैं। बच्चों मैं यहाँ पर ठोस अभिकारक को लेकर के बच्चों उसके सरफेस एरिया की बात करूँगा। ठोस के रूप में अभिकारक को लेकर के मैं उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूँगा और किस प्रकार से उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करेगा, चलिए हम उसकी चर्चा करते हैं। बच्चों मैंने यहाँ पर NaCl को लिया है। NaCl किस अवस्था के रूप में है? ठोस अवस्था के रूप में। अगर बच्चों मैं इस NaCl को ठोस अवस्था के रूप में लूं तो आप देखेंगे कि इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, अगर इसी को चूर्ण अवस्था के रूप में लिया जाए तो चूर्ण अवस्था में बच्चों अपने को जो पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त होगा उसकी अपेक्षा ठोस अवस्था में NaCl का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो बच्चों कम है। आप देख सकते हैं कि अगर ठोस अवस्था में NaCl को लेते हैं तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होगा और अगर हम लोग NaCl को चूर्ण अवस्था के रूप में लें तो बच्चों यहाँ पर जो अपने को पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त होगा वह अधिक प्राप्त होगा। बच्चों यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है तो कम होने की वजह से बच्चों जो रिएक्टेंट के कणों के बीच में टक्कर होगी वह टक्कर भी बच्चों कम हो, और जब टक्कर कम होगी तो मैं कह सकता हूँ बच्चों कि जो अभिक्रिया का वेग है वो कम हो जाएगा। और अगर मैं इसी NaCl को चूर्ण अवस्था में लूं तो चूर्ण अवस्था में बच्चों चूंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है और पृष्ठीय क्षेत्रफल जब बढ़ जाएगा तो उस स्थिति में जो अभिकारी अणु हैं उनके बीच में टक्कर की संख्या बढ़ जाएगी और जब टक्कर की संख्या बढ़ेगी तो बच्चों उस स्थिति में अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा। तो आज मैंने आपको 6 फैक्टर्स बताए जिनमें से ताप, दाब, अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, साथ ही साथ बच्चों अभिकारक का नेचर और उसके बाद कैटालिस्ट। ये 6 ऐसे महत्वपूर्ण फैक्टर हैं जो अभिकारक के वेग को, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। तो आई होप आप सभी को आज के फैक्टर्स की जानकारी मिल गई होगी। मैं जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होता हूँ।